अच्छा, आज ठीक है। 6 मई दो हाँ। बहुजन नायकों को स्मरण करने का दिन। प्रतिनिधित्व आरक्षण के जनक साहू जी महाराज का परिनिर्वाण दिवस है आज। या। और आज ही एक और बहुजन नायक स्वामी अछूतानंद हरियर, उनका जन्मदिन है। दोनों महापुरुषों को नमन। और आज अम्बेडकरनामा में हमने वरिष्ठ लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट नागेश जी को इनवाइट किया है कि साहू जी महाराज पर, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अभी पुणे में है, नागपुर में रहते हैं और लगातार लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मैंने आग्रह किया था कि आए, और काफी दिन हो गया, तकरीबन 1 साल बाद अम्बेडकरनामा में बात हो रही है, तो मैंने आग्रह किया था कि आए और जरा दोस्तों को ये बताएं कि साहू जी महाराज के अनछुए प्रसंग क्या क्या है। डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो सभा में भाषण हुआ था, उस भाषण पर मैं वीडियो बना चुका हूं। साहू जी महाराज टाइप करेंगे तो आ जाएगा वीडियो। 1920 का है वो। और उसमें उन्होंने फंड किया था डॉक्टर अंबेडकर को 2,500 रुपए, जहां तक मुझे याद है, अखबार निकालने के लिए, कुछ ऐसा था, मैंने पढ़ा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि नागेश जी लगातार साहू जी महाराज पे लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कई किताबें प्रकाशित हैं, तो वो जरा हमें भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करें और हमारे दोस्तों को भी बताएं। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। धन्यवाद। 1 साल हाँ। बाद आपने आपने बीच में हमें याद भी नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। सॉरी सॉरी। नहीं, आप नागपुर में आए थे तो मुलाकात में जरा बीमार था, और इसलिए जी आपको नहीं तो मिलना चाहता था। मैं नागपुर में आए थे। जी। आप नागपुर में भाषण हुआ था ना आपका? हाँ, अभी आऊंगा, दीक्षा। फिर अभी जून में आऊंगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल मिलेंगे, फिर आराम से मिलेंगे। ठीक है, तो मैं सर आज अभी भी साहू जी महाराज का परिनिर्वाण दिवस है, अच्युतानंद हरियर साहब का जन्मदिन है, और अम्बेडकरनामा परिवार की ओर से दोनों महापुरुषों को नमन है, सलाम है। कुछ अनछुए ऐसी बातें जो सोशल मीडिया पे हम लोग लेख पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत सारी किताबें नहीं है। अंग्रेजी में शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक किताब छापी है, मैंने कोशिश की थी वो किताब मुझे मिले, लेकिन मैं प्राप्त नहीं कर सका उस किताब को। मराठी में काफी कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है साहू जी महाराज के कंट्रीब्यूशन पे, उनके लाइफ पे। तो सर अब फ्लोर आपका है, अब आप बोले। ठीक है, धन्यवाद। जी शाहू महाराज का जैसा कि आज स्मृति दिन है, 26 जून। तो उनका जो 6 मई का, तो और उनका जन्म जो जन्मदिन है 26 जून 1874। और वो उनको जो कोल्हापुर संस्थान के जो राजा बन गए थे, उसकी डेट है 2 अप्रैल 1894। तो उस दिन उनका राज्याभिषेक हुआ। और बाद में उन्होंने जो अपनी जो राज चलाया, वो राज चलाने में उनका उनका जो दृष्टिकोण था, वह दृष्टिकोण एकदम राजाओं के तरह नहीं था, मगर वो सामाजिक क्रांतिकारी की तरह उनका दृष्टिकोण था। और शाहू महाराज ने जो काम किया है, जैसा कि आपने बोला है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने बहुत सराहा, उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया, खुद अपने कोल्हापुर के दरबार में जाकर उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया। और एक बार तो उनको बुलाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाने के उनके घर मुंबई में गए, और बाबा साहब उनके घर में गए और उनको न्योता दिया कि आपका हम सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि आप सच्चे मायने में यहाँ के जो दलित है उनके नेता आप हो सकते, मैं नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो दुख दर्द जानते हैं उतना मैं दुख दर्द नहीं जानता। इसलिए बाबा साहब और बोले आप बैरिस्टर बन गए, मुझे फक्र है कि हमारे में से एक इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी और दलितों के बारे में सोचता है। तो इसलिए वो उन्होंने घर जाकर, बाबा साहब अम्बेडकर के घर जाकर उन्होंने उनका न्योता दिया, और कोल्हापुर संस्थान में उनका बाकायदा सम्मान किया। और बाबा साहब को गदगद हो गए थे कि राजा मेरे घर में आता है। उन्होंने बोला, बाबा साहब ने बोला कि आप, मैं खुद चले आता, आप क्यों आए, आप राजा है, मैं तो कोई राजा नहीं हूँ। फिर भी वो बोले कि मैं तो पारंपरिक राजा हूँ, आप ज्ञान के राजा हो। तो ओ बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने सराहा है कि आप ज्ञान के राजा हो, आप इधर कि मैं राजा, मेरे को भी राजा बोलता है।
तो ये जो बात है वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, और बाबा साहब अम्बेडकर को फॉरेन जाने के लिए, पढ़ाई के लिए, और उनका जो मूक नायक जो उनका पत्र था, उनको उन्होंने मदद की वो चलाने के लिए, ये भी था उनका। और बाबा साहब अम्बेडकर को, और जैसे कि मानगांव परिषद हुआ, वहां भी बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने बोला कि आप रियल अर्थों में यहाँ के दलितों के नेता हो, मैं राजा नहीं हो सकता हूँ। तो वो दूसरी बार भाषण मैंने उन्होंने, पढ़ा था, वो हाँ, भाषण पढ़ा था मानगांव मैंने परिषद, बनगांव वाला। हाँ मेरे पास एक अंग्रेजी किताब है, आपको मैं भेज दूंगा, लगे तो शाहू महाराज की तरफ, तो मैं वो आपको भेज दूंगा, आपका जी। एड्रेस है तो। हाँ, तो शाहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर के ने जो सामाजिक समानता का जो विचार था उनका, महात्मा शाहू महाराज का, वो शाहू महाराज इसीलिए उन्होंने, वो जो पारंपरिक राजा रहते वो राजा नहीं थे, वो बिल्कुल अलग थे राजा की, जो नीचे से जिनको नीचा कहा गया, जिनको दलित कहा गया, उनको भी ऊपर उठाने के उनकी जो दृष्टिकोण था, वह दृष्टिकोण ऐसा था कि यहाँ कोई नीच नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, ये भूमिका उनकी थी। इसलिए उन्होंने ये जो विषमता, जो है असमानता, गैर बराबरी जो हमारे समाज में जाति के नाम से है, उसके वो खिलाफ थे। ऐसा बहुत राजा नहीं रहते ऐसे विचारों वाले, वो सर्वसामान्य, जैसे कि महात्मा फुले कोई राजा नहीं थे, फिर भी वो शूद्रों में से थे, मगर वो उन्होंने क्रांति का विचार किया। मगर राजा होकर ऐसा विचार करना, ये बहुत अलग बात है, क्योंकि राजा बनकर भी दलितों का, या जो शूद्र जिनको कहा गया, या वो भी एंटी मुस्लिम भी नहीं थे, उन्होंने मुसलमानों के लिए भी अलग से वो बोर्डिंग खोला था। अब सभी जातियों के, जैसे दलितों के लिए अलग, कोई ओबीसी होगा, मराठे के लिए अलग, और क्योंकि ये कारण ये बताया उन्होंने कि जो दलित और मराठा हो गया, तो एकत्र नहीं रह सकते, मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, उनको सब जातियों के अलग अलग हॉस्टल बनाए, ताकि सब सब जाति के लोग पढ़ सके, स्कूल में जा सके, ऐसी उनकी दृष्टि थी। ये मालूम है हमको कि यहाँ के दलितों के और जो ऊंचे जाति वाले कहने, ऊंचे कहने वाले खुद को, ये एक साथ बैठते नहीं, एक साथ खाना नहीं खाते हैं। ये जो परिस्थिति आज भी समानता नहीं है हमारे देश में, जैसे जैसे कि हमने देखा है ना, मायावती के राज में भी कोई सवर्ण लेडी दलितों का खाना नहीं बना सकती थी, या खा नहीं सकते थे दलित, ऊंचे जाति वाले, तथाकथित ऊंचे जाति वाले लोग खाना नहीं खा सकते दलित बाई के हाथ का। तो ये आज भी है, यानी 21वीं सदी में भी ये जो बात है, तो वो 1900 सदी में कैसा होगा। तो इसलिए वो उन्होंने उस प्रयोग किया है शाहू महाराज ने, कि सब लोग जाति के खिलाफ बनाने की, उनकी मानसिकता जाति के खिलाफ बनाने की कोशिश उन्होंने की। तो ये भी ये जो जो था कि शाहू महाराज का जो राज था, वो ब्रिटिशों का सत्ता थी महाराज अपने देश में। तो उसके उनका भी उन्होंने उनको ये इनको लगा कि अंग्रेजों के राज में ये क्रांतिकारी करना, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा सपोर्ट था। अंग्रेज कोई जातिवादी नहीं थे, अंग्रेजों ने कोई ब्राह्मण या कोई दलित ऐसा भेद नहीं करते थे। महात्मा फुले ने भी ये भी लिखा है कि अंग्रेज आने से हमको अंग्रेज लोग नजदीक के लगते हैं ब्राह्मणों के संबंध से देखा जाए तो, क्योंकि ब्राह्मण हमको शूद्र कहते हैं, नीच कहते हैं, अंग्रेज लोग हमको नीच नहीं कहते। तो ये जो बोले, ये जो फर्क है अंग्रेजों में और ब्राह्मणों में, वो शाहू महाराज के दिमाग में वही बात थी कि हम कोई नीचता या उच्चता को नहीं जानते। तो इसलिए उन्होंने अपने राज में जो पहली बार आरक्षण की बात कही है, वो पहली बार उन्होंने 1902 में आरक्षण का जीआर निकाला। शाहू में जाने 50% आरक्षण, जो आज भी नहीं है। आज भी हमारे देश में आज 22वीं सदी में 50% आरक्षण नहीं है। तो 39 है, नहीं 49% कुछ है, 50% उन्होंने उस टाइम 1902 में आरक्षण लगाया था, दिया था, और नॉन ब्राह्मण कास्ट को। और उसमें मुसलमान भी थे, उसमें जो मराठा हो गए, दलित होंगे, सभी जातियों के लोग के उन्होंने आरक्षण दिया है, 50% आरक्षण दिया है, जिसके लिए आज आज हम भी लड़ रहे हैं कि हमको जाति के प्रमाण में आरक्षण चाहिए, वो हमको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उनका जो प्रोफेटिक था और जिनकी सोच थी, हमको लगता है कि बहुत बड़ी सोच थी कि उन्होंने आरक्षण के लिए, समानता के, आरक्षण किसके लिए होता है, क्योंकि इस देश में उन्होंने देखा था कि 84% जो नौकरियां थी कोल्हापुर संस्थान में, 84, 94, 88% तक वो ब्राह्मणों के हाथ में थी, और बाकी लोगों के हाथ में 15-16% के ज्यादा नहीं थी। इसका मतलब है कि पूरा जो नौकरशाही थी, ब्यूरोक्रेसी है, शाहू महाराज ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी ऐसा शब्द यूज करते थे।
किया है। हमारे देश में उस ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी। उसमें और एक भाषण डॉक्टर अंबेडकर का मैंने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने हम्म। कहा था कि साहू जी महाराज ने ब्राह्मण्य का किला ढा दिया। हाँ बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसलिए इसलिए जो शाहू महाराज को वो कट्टर दुश्मन बन गए थे, और कि शाहू महाराज मरना चाहिए, उनके खिलाफ कितनी षड्यंत्र रचे उन्होंने। और एक बात है कि जो अ, वेदोक्त प्रकरण है महाराष्ट्र में शाहू महाराज के जिंदगी में, वेदोक्त वो पंचगंगा जो नदी है कोल्हापुर की, उसमें नहाने के लिए जाते थे और ब्राह्मण कुछ मंत्र बोलता था, ऐसे हम्म परंपरा थी चले आई। हम्म तो उन्होंने जो एक उनका पहचान का मन ये था, पंडित था, वो भी था, उसके समय आते थे, उसने देखा कि ये जो मंत्र बोल रहा है ब्राह्मण, उनके उनका नौकर था वो ब्राह्मण। तो वो बोल रहा है, उन्होंने बताया कि ये तो पुराण से लिए हुए मंत्र बोल रहा है, ये वेदों वेदों के मंत्र नहीं बोल रहा। तो ये वेदोक्त प्रकरण बहुत बहुत ये हुआ, उसके बारे में ख्याल हुआ। तो उस शाहू महाराज को उसने बोला कि आपको, बोले, ये जो है ना पंडित, ये आपको पुराण के मंत्र बोलता है, वेदों के मंत्र नहीं बोलता। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है। तो वो बोले कि आप शूद्र हो, शाहू महाराज, आप शूद्र हो, आप द्विज नहीं हो, इसलिए इसलिए आपको हम पुराणों के ही मंत्र बोल सकते हैं, वेदों के मंत्र नहीं बोल सकते। वेदों के मंत्र केवल ब्राह्मण या क्षत्रियों के लिए होता है, आप तो क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय भी नहीं है, आप शूद्र है। इन लोगों ने शिवाजी को भी शूद्र बताया है, और इसलिए शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं किया ब्राह्मणों ने, महाराष्ट्र के ब्राह्मण। और काशी से गागा भट्ट को पैसे देकर बुलाना पड़ा और फिर राजा बन गए। तो ये जो बात है, ये चल रही रहा लेती कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण राजाओं को भी राजा नहीं, क्षत्रिय नहीं बोलते, मान नहीं देते उसको, उसका अपमान करते हैं। वो शिवाजी से लेकर शाहू महाराज तक ये चली आ रही प्रथा है। तो इसलिए वो शाहू महाराज ने उसको निकाल दिया, वो ब्राह्मण को, और बोला कि मेरे लिए वेदोक्त। तो वो यहाँ वहाँ उस जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें तिलक ने भी भाग लिया था, और तिलक ने ब्राह्मण की बाजू ली थी। लोकमान्य तिलक हम बोलते हैं, लोकमान्य क्या, हम्म उनके लोगों को मानने हैं वो। तो उसके लिए इसलिए वो शाहू महाराज ने वो झगड़ा, वो उनको ख्याल में आ गया कि मेरे राजा को अगर वो शूद्र बोलते हैं, मैं इसका उसका मालिक हूँ, वो मेरा नौकर है, फिर भी मुझे वो नीच कहता है, तो इसका मैं मेरे जो राज में जो सर्व सामान्य लोग हैं, साधारण लोग होंगे, उनसे कैसा बर्ताव करते होंगे ये लोग। तो ये हम्म, उनके ध्यान में आ गया कि ये कैसी जाति प्रथा, ये अगर मेरे को भी नीच बोलते हैं, तो ये बाकी लोगों को क्या हाल हाल करते होंगे, कैसे बर्ताव करते होंगे, वो उनके जी दिमाग में आया। और इसलिए उन्होंने पूरा जाति के खिलाफ उन्होंने निशान ये किया, बंद किया। और इसलिए शाहू महाराज का जो चरित्र है, फिर आगे जाकर हमको दिखता है कि सभी लोगों को कैसा न्याय मिलेगा, उसके बारे में उन्होंने, तलाठी हो या कोई नौकरी देने की बात हो, तो उन्होंने सोचा है कि बाकी लोगों को भी नौकरी में कैसा रखा जाए। इसके लिए उन्हें जो छुआ जो अछूत लोगों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, कंपल्सरी एजुकेशन यानी होना चाहिए, प्राइमरी शिक्षण है सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए। ऐसी बात उन्होंने इसमें ऐसा कानून निकाला। और इसलिए मैंने जो पहले बोला कि सभी जातियों के खिलाफ उन्होंने एक अस्पृश्य लोगों के लिए, दलित जो उनको अस्पृश्य बोलते हैं, उनको उनके लिए बोर्डिंग 1907 में उन्होंने उनके लिए बोर्डिंग निकाला, क्योंकि वो भी पढ़ना चाहिए, उनको नौकरी लगना चाहिए। इस बात का उन्होंने ये किया है कि सभी जातियों को उत्थान कैसा होगा, सभी जातियों की समानता का अनुभव कैसा दे सकेंगे, इसके बारे में उन्होंने बहुत कोशिश की। तो उन्होंने जो विधवा, हम बोलते हैं कि जो जिनके पति का निधन हो गया है, विधवा हो गई है, तो उनके लिए भी उन्होंने उस विधवा विवाह यानी जो उनके पति मर गए, वो ऐसे औरतों के लिए भी कानून कानून बताया कि वो विवाह बन सकती हो, काम कर सकती है। और उन्होंने वो जो एक 1920 में, तो आपने जाना कि मानगांव परिषद की बात तो सब मालूम ही है, वहां भी उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे बोला कि आप नेता हो, मैं केवल राजा हूँ, मैं नेता आपका आपके जैसा पढ़ा लिखा नहीं, उतना पढ़ा शिकार लिखा नहीं। करके सीधा उस सभा में पहुंचे थे, शिकार खेल कर आए थे और हाँ सीधा हाँ, सभा में पहुंचे थे। या बराबर है, बराबर। और उसी 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 साल नागपुर में भी अच्युत परिषद यानी अस्पृश्य की परिषद हुई थी। और हम्म वहाँ भोसले राजा था, नागपुर का राजा था भोसले, संस्थानिक था। वो वो पूरा ब्राह्मणवादी था, तो उसने वो
उसको लगा कि ये शाहू राज्य जो हमारे घर में आएगा, तो बोले कि ये तो धेड़ों का राजा है। धेड़ों का यानी धेड़, महारों को धेड़ा बोलते हैं, यानी कि अछूतों का हाँ। राजा है। अछूतों का राजा है, तो ये हमारे घर में है तो हमारा घर बांट जाएगा। हम तो मैं उसको घर में नहीं आने दूंगा, इसलिए खुद वो बाहर चला गया था। भोसले, भोसले नाम का राजा था। तो इसका मतलब है कि शाहू महाराज और जो राजा थे, संस्थानिक थे, और नागपुर दूसरे जो संस्थानिक थे, उनके सोच में कितना फर्क था कि वो बाबा राजा होकर भी उनको घर में नहीं आने दिया, वो भाग गए, वो नागपुर छोड़कर चले गए। तो ये बोले ये धेड़ों का राजा है, अछूत लोगों का राजा है, मैं वो मेरे घर में नहीं आना चाहिए। वो ऐसी बात उन्होंने भोसले ने की थी। तो ये इसका मतलब है कि दो राजाओं में, नागपुर का राजा और जो ये जो शाहू महाराज जो है, इनके विचारों में कितना फर्क है, इनके विचारों में। और बाबा साहब उसी मानगांव परिषद, नागपुर परिषद भी, उन्होंने बहुत बाबा साहब को बताया कि वो कैसे आपके सबके नेता है, वो भावी नेता वही हो सकते हैं जो समानता का विचार रखते हैं। इसलिए वो नागपुर परिषद में, मानगांव परिषद के बाद नागपुर परिषद में भी वही उन्होंने बात की है। और बाबा साहब को और दलितों के लिए कैसा समानता मिलेगी, इसलिए उन्होंने किया। उन्होंने इसमें कानपुर में जाकर भी ब्राह्मणेतर परिषद या तो वहाँ के जो कुर्मी लोग थे उनकी परिषद ली थी। तो वो उनकी परिषद, वहां भी वो उनका जो भाषण है बहुत बढ़िया भाषण है, वो भी सबको मालूम है। और एक बात और कि अभी जो कांशीराम जी और मायावती ने शाहू महाराज के लिए खूब खूब काम किया है, वहाँ का उनका स्टैचू बनाया है कानपुर में, और मेरे ख्याल से शाहू नगर करके जिला को भी नाम दिया है। तो ये कांशीराम और जो अभी तो हमारे पुना जो कोल्हापुर के अभी उनके शाहू महाराज के जो वंशज है या उनके काम करने वाले, उन्होंने कांशीराम जी को न्योता दिया और वो कोल्हापुर में गए थे दोनों, कांशीराम जी और मायावती जी। तो उन्होंने भी फिर बहुत एक उनका स्टैचू बनाया, और शाहू महाराज के विचारों से कांशीराम बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने उनको मेरे ख्याल से कुछ संस्था भी बनाया यूपी में। तो इसलिए ऐसा लगता है हमको कि कांशीराम जी हो या मायावती हो या कोई भी सामाजिक समानता के लिए जो काम करने वाले, उनसे सब लोग प्रभावित थे। और इसलिए हमको लगता है कि अमनेतर परिषद हो या शाहू नगर, मेरे ख्याल से कानपुर का नाम उन्होंने शाहू नगर जिला किया है। ऐसा मैंने पढ़ा है, आज पढ़ा है कि कानपुर जिले का मायावती ने उसको शाहू नगर नाम का नाम दिया है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट को। अभी पता है अभी है या नहीं है, मगर उन्होंने दिया था। और बाद में उन्होंने छुआछूत के खिलाफ तो थे ही, मगर वो साइंटिफिक विचार, जिसको अंधश्रद्धा के खिलाफ भी, सुपरस्टिशन के खिलाफ भी उन्होंने काम किया है। और एक जो मांत्रिक था उसको कैसा एक्सपोज किया, वो भी एक कथा है कि वो आया था और उसको बोला कि दो दो अनाज के दो ये रखे थे, पुंज रखे दो अनाज के, और उसमें एक में, हाँ चने के, चने। और नहीं नहीं, चने का तो वो रिजर्वेशन का है। ये देखिए लिखे थे कि ये जो अस्पृश्यता या जो अंधश्रद्धा है, तो वो जो मांत्रिक था वो बोले कि मैं भविष्य जानता हूँ, किसमें क्या है, आपका भविष्य देखता हूँ। तो उन्होंने दो ऐसे यानी चावल के दो रखे थे, दो, और एक में उन्होंने हीरे की अंगूठी रखी थी। तो बोले तुम अगर तुमको भविष्य मानता है तो इसमें से तुम्हारा भविष्य देखो, इसमें हीरे की अंगूठी है, तो तुम जो सोओगे बताओगे तो तुम सच्चे हो सकता है। तो उसने बताया, उसने तो उसको कुछ जमा नहीं, वो देख नहीं सका। तो बोले तुम कितने झूठे हो, तुमको कुछ भविष्य के ज्ञान नहीं, खुद का भविष्य तुम जानते नहीं, तो दूसरे को क्या बता सकते। ऐसे वो केवल जाति के खिलाफ यानी समानता के भी थे, और साइंटिफिक विचार जो है जी। उसका भी उन्होंने किया था कि अस्पृश्यता या छुआछूत ये तो है, उसके खिलाफ भी थे, मगर ये जो अंधश्रद्धा है तो उसके खिलाफ भी वो थे। और जो बुआबाजी हो या दवे भविष्य बताने वाले हो, उनके भी खिलाफ वो थे। तो जब बस एक हम्म, आखिरी सवाल, और वो लगातार मैं अपने आप से भी पूछता रहता हूँ कि साहू जी महाराज कुर्मी समुदाय से थे, और या फूले कुणबी साहब, बोलते हैं। हाँ कुनवी बोलते हैं, कुर्मी कुनवी हम्म, एक ही है। और हम्म, फूले साहब माली समाज के थे। पूरी हम्म, रेसिस्टेंस की परंपरा महाराष्ट्र में रही, रेसिस्टेंस की। 19वीं सदी में, 20वीं सदी में लगातार लोग वहां बोलते रहे। और पिछड़ा हम्म, समाज के थे, माली तो अति पिछड़े में आते हैं।
कुर्मी पिछड़े समाज में आते हैं। और जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, बौद्धिक परंपरा, राजनीतिक परंपरा की बुनियाद उन लोगों ने रखी, ये अंबेडकर साहब भी महात्मा फुले को और कबीर को अपना गुरु मानते रहे हैं। वो कहीं लग रहा है कि आज की तारीख में वो लैकिंग है। वही समाज आजकल दक्षिण पंथ की ओर जा रहा है कि साहू जी के आदर्शों को भूल गया है। नहीं, वो आज आज उनका आज जो था ना, आज कोल्हापुर में 100 सेकंड तक, 1.5 मिनट तक पूरा कोल्हापुर जिला वो स्तब्ध रहा है। उनकी उनकी 100वीं जो ये थी, तो उसके लिए पूरा पूरा कोल्हापुर आज की न्यूज है आज के पेपर में कि पूरा स्तब्ध रहा, पूरा जिला में स्टैंड स्टिल हो गया 1 मिनट के लिए, तो 100 सेकंड के लिए कि 100 साल हो गए इसलिए। तो ये आज भी कोल्हापुर में जो है, कोल्हापुर संस्थान में शाहू महाराज का बहुत प्रभाव है। वहां से कोई वो बीजेपी, वहां एक और न्यूज आई है वहां से कि वहां के भोंगा जो राज ठाकरे ने निकाला है, भोंगा के खिलाफ एक भी आदमी नहीं वहां बोले कि सभी मुसलमानों को बोला कि आप भोंगे लगा सकते हो, हम विरोध नहीं करेंगे। तो राज ठाकरे का या हिंदूवादी लोगों का अभी भी वहां प्रभाव कम है। इसका कारण है शाहू महाराज का विचारधारा वहां भी अभी भी है। महाराष्ट्र में से देखा जाए तो वो है कि अभी ब्राह्मण, क्योंकि महाराष्ट्र से ही, नागपुर से ही आरएसएस की उत्पत्ति हुई है और हिंदू राष्ट्र की बात यहीं से हुई है। तो ये तो जो जहर जो है ये पूरे देश में फैल रहा है। महाराष्ट्र में भी उनका बहुत ताकत है और ब्राह्मणों को आदर्श मानने वाले, गुरु मानने वाले बहुत 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 ज्यादा संख्या में लोग हैं। फिर भी यहाँ जो जैसे कि आज शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस, इनका जो राज है ये अभी उनको थोड़ा चेक में रख रहे हैं। ये नहीं, ये अभी पूरी पूरी जनता उनके साथ नहीं है। हम लोग अभी एक जो मंत्री है दानवेकर के, उसने बोला कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए। उसके खिलाफ बहुत लोग बवाल कर रहे हैं कि ये क्या क्या जातिवाद कैसे तुम कर सकते हो। तो ये बोले कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं होगा। यहाँ यहाँ जो फडणवीस बोला कि मैं आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा, तो उसके खिलाफ भी शरद पवार वगैरह ये सब लोग जो है पूरे, उनका बैकग्राउंड सत्यशोधक समाज का, शरद पवार का बैकग्राउंड, उनका बैकग्राउंड भी सत्यशोधक समाज का है। उनकी माँ जो थी वो सत्यशोधक समाज या वो ब्राह्मणेतर पक्ष जो है उसका बैकग्राउंड था। वो इसलिए उसके दिमाग में शरद पवार के दिमाग में भी वो विचार है, इसलिए वो अब गाली दे रहे कि वो नास्तिक है, वो हिंदू नहीं है। तो ये जो बात कर रहे हैं कि शरद पवार को टारगेट बनाना, इसका मतलब है कि ये जो प्रागैतिक विचारधारा है उसको टारगेट बनाया है। फिर भी वो ऐसा नहीं लगता कि शरद पवार का प्रभाव अब भी ज्यादा है। उसको वो तो जो बोलते, जैसे सुप्रिया सुले ने बोला कि आम को भी पत्थर मारते लोग, जो दूसरे बगैर फल वाले झाड़ को पत्थर नहीं मारते, इसलिए पत्थर शरद पवार को पत्थर मारना है, प्रागैतिक विचार को जख्मी करना है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये आप बोल रहे हो ठीक है, क्योंकि यहाँ भी अभी प्रभाव ब्राह्मणों का है, उनका पूरी मीडिया उनके साथ है। और एक बात बताओ कि मैं यहाँ जो उडारी नाम का जो पेपर है महाराष्ट्र कोल्हापुर में, उसका बैकग्राउंड शाहू महाराज का है। उसने 3 पन्ने पूरे शाहू महाराज को लिखा। मगर यहाँ का जो लोकसत्ता, जो इंडियन एक्सप्रेस का मराठी आवृत्ति है, उसमें एक चार लाइन भी शाहू महाराज के बारे में लिखा। इसका मतलब वो कितने जातीयवादी, आज की मीडिया जो है कितनी जातीयवादी, वो उसके संपादक ब्राह्मण रहते हैं। जैसा कि उन्होंने बोला है कि गोलवलकर ने बोला है कि ब्राह्मण हम इस देश के मालिक है। यहाँ के मीडिया में जो बैठते हैं संपादक या ये सब सोचते हैं कि हम बहुजनों के मालिक है, विचारों के मालिक है। संपादक और उनको मीडिया चलाने वाला मालक कोई नॉन ब्राह्मण रह सकता है, मगर विचार देने के लिए जो लोग है वो ब्राह्मण रहते हैं और वो मालिक जैसा बर्ताव करते हैं। तो ये मालकाना जो आरएसएस का है उसके खिलाफ भी बहुत बड़ी हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू राष्ट्र मतलब है कि ब्राह्मणों का राज होगा, बाकी सब शूद्र होंगे, ऐसी बात है। इसलिए महाराष्ट्र में अभी जो आपको कुछ लोगों लगता है कि ये सब हिंदूवादी हो जाएगा, ये राज ठाकरे का कोई ये नहीं है। वो सब भोंगेबाजी करता है वो, मगर उसको कोई ज्यादा बेस नहीं है, इससे उसका कुछ फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं। और इसको बीजेपी को भी डर है कि अगर हिंदू नाम के लोग उसके पास गए तो बीजेपी को भी खतरा होगा। इसलिए वो बीजेपी का कोई खासदार है, उसने विरोध किया तुम उत्तर प्रदेश मत, अयोध्या में मत आओ। तो ये जो वैसा तो चल रहा है, मगर महाराष्ट्र में अभी जो तुल्यबल है, यानी ये बिल्कुल हावी नहीं है ब्राह्मणवाद। तो हाँ, दोनों है। तो अब देखेंगे क्या होता है इलेक्शन में वगैरह। जी, आपसे एक ठीक है। आग्रह है कि
कभी किसी मुद्दे पर बात करना हो तो आप मुझे फोन कर दीजिए, मैं अकेले सब काम करता हूँ। ठीक तो है, ठीक है, इसलिए मुझे बिल्कुल। मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र क्या है इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कभी कभी के लिए में हिंदू राष्ट्र जी समझना चाहिए। और जो जी गोलवालकर का क्या है, ये मुझे जी लगता है अभी जो ये है ना, अभी जो यूनिटरी स्टेट का रचना क्या है, यूनिटरी है या फेडरल स्टेट है। बाबा साहब ने जो फेडरल के बारे में लिखा है, मगर यहाँ आरएसएस बोलती है कि यूनिटरी स्टेट होना चाहिए, यानी पूरा देश, एक धर्म, एक संस्कृति, एक भाषा। ये सबको दबाने की बात को कर रहे हैं अभी, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कल बात करते हैं ठीक है सर। जी, धन्यवाद आपको। शुक्रिया सर, और पूरा वीडियो आवाज देखिए नहीं आ और ये फिर अगले एपिसोड में जल्दी मिलता हूँ आप सबसे और नए इश्यूज के साथ, बौद्धिक वैचारिक इश्यूज के साथ। शुक्रिया। जय भीम। कीप जय वॉचिंग। भीम, जय। ठीक है। मिलता हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू।